नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है B8 का इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसमें 3rd यूनिट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम 4th यूनिट देखने वाले हैं, जिसमें मॉड्यूल 4 या यूनिट 4 है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि ASD के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें नेचर, नीड एंड इंटरवेंशन, फिर 4.1 है डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ASD की डेफिनेशन क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की परिभाषा। तो सबसे पहले हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की परिभाषा देखते हैं। ये एक न्यूरो डिवर्जेंट स्थिति है जो किसी व्यक्ति की सामाजिक संपर्क, संवाद, भाषा और व्यवहार में विशेषताओं को प्रभावित करता है। इसमें क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं? व्यक्ति की सामाजिक और संपर्क, संवाद, भाषा और व्यवहार में विशेषताओं को प्रभावित करता है। ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में आता है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकता है। मतलब जो ASD है वो मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देता है। और इसमें क्या दिक्कत होती है? एक तो सोशल कनेक्शन नहीं बना पाता है। मतलब जब भी सामाजिक संपर्क की बात आती है, किसी से मिलना जुलना, तो उससे मिल जुल नहीं पाता है। भाषा सही से डेवलप नहीं हो पाती है। भाषा का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब इसके जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। ऑटिज्म के प्रकार को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है इसमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, क्लास ऑटिज्म जिसको बोलते हैं। तो ये सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें बच्चों को सामाजिक और संवादात्मक चुनौतियों के साथ सीमित या दोहराए जाने वाले व्यवहार होते हैं। मतलब इसमें जो व्यवहार होते हैं बच्चों के, उसमें सबसे ज़्यादा सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं बच्चों में। इसमें एक व्यवहार बार बार रिपीट किए जाते हैं। फिर दूसरा है हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जो है, इस प्रकार में व्यक्ति की भाषा कौशल और संज्ञानात्मक क्षमता सामान्य हो सकती है, लेकिन वे सामाजिक इंटरेक्शन में मुश्किलें महसूस करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षमता और भाषा कौशल जो है वो क्या होता है, सामान्य हो सकता है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया में उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अस्वीकृति स्थगित विकासात्मक विकार, PDD NOS जो होता है, ये तब होता है जब व्यक्ति में ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, लेकिन वह ऑटिज्म के अन्य विशिष्ट प्रकारों के रूप में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। दूसरा नेक्स्ट है इसमें चौथा, सिंड्रोमेटिक ऑटिज्म। और जब ऑटिज्म किसी अन्य आनुवांशिक या शारीरिक स्थिति जैसे डाउन सिंड्रोम या रेट सिंड्रोम के साथ होता है। मतलब जब आनुवांशिक और शारीरिक स्थिति होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक है सामाजिक कठिनाइयाँ, मतलब दूसरों से बातचीत में कठिनाई होती है। आई कांटेक्ट कम कर पाते हैं। सामाजिक संकेतों को समझने में कठिनाई होती है, जैसे हंसी या चेहरे के हाव भाव, इन चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है संचार में समस्या। तो भाषाई कौशल में देरी या समस्याएं, अपर्याप्त संवाद, मौखिक और गैर मौखिक शब्दों का दोहराव, एक जैसे वाक्यों का बार बार उपयोग। नेक्स्ट जो है दोहराए जाने वाले व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार करते हैं। एक ही गतिविधि या व्यवहार को बार बार करना, कुछ वस्तुओं को बार बार घुमाना या जांचना, सीमित रुचियां और आदतें होती हैं इनमें। संवेदनशीलता जो होती है, शारीरिक अनुभव, आवाज़, रोशनी, गंध या स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता है। विशिष्ट पदार्थ या ध्वनियों से नफरत करना, मतलब अगर इनको कोई चीज़ नहीं पसंद होती है, कोई साउंड, तो उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो जाती है। सीमित या कठोर रुचियाँ, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्टेड, किसी विशिष्ट विषय में अत्यधिक रुचि दिखाना, रुचियों का विस्तार करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है 4.2 टूल्स एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट। और मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मूल्यांकन उपकरण और क्षेत्र। तो अब देखते हैं इसके उपकरण क्या हैं। तो टूल्स ऑफ असेसमेंट जो है, पहला है साक्षात्कार, इंटरव्यू, माता पिता, शिक्षक या अन्य देखभाल करने वालों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके शिक्षक, उनके ASD के जो माता पिता होते हैं वो, और जो उनकी देखभाल केयर मतलब टेक केयर करते हैं, उनसे हम इंटरव्यू ले सकते हैं। दूसरा है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें बच्चों के विकास को ट्रैक करने के लिए शॉर्ट चेकलिस्ट और परीक्षण जैसे MCHAT,
मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन उपकरण, डायग्नोस्टिक टूल हो सकता है ADOS ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ये एक संरचित निरीक्षण परीक्षण है जो ऑटिज्म के लक्षणों का पता लगाने के लिए बच्चों के साथ किया जाता है। और नेक्स्ट हम कर सकते हैं ADI-R ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड। मतलब ये एक गहन साक्षात्कार है जिसमें माता पिता से बच्चे के विकास और व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे कोई ASD बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक और संज्ञानात्मक परीक्षण, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये परीक्षण बच्चे की बौद्धिक क्षमता, IQ और मानसिक विकास का आकलन करते हैं। डेवलपमेंटल स्केल है, जैसे वाइनलैंड एडॉप्टिव बिहेवियर स्केल है। इसका उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। तो ये सारे टूल्स हैं जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब असेसमेंट के एरियाज़ क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में इन बच्चों को दिक्कत होती है, तो सबसे पहला एरिया है सामाजिक संचार। बच्चे की सामाजिक बातचीत, अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ संवाद करने की क्षमता जांच की जाती है। दूसरा जो है आवश्यकता संबंधी व्यवहार, जो मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर होता है इनका, बार बार होने वाले व्यवहार, जैसे एक जैसे क्रिया का दोहराव, विशिष्ट वस्तुओं के प्रति अत्यधिक रुचि। विकासात्मक इतिहास यानी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बच्चे का जन्म, विकास, प्रारंभिक वर्ष में हुए बदलावों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें केस हिस्ट्री हो सकती है, जैसे नेटल, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल वाली चीज़। नेक्स्ट है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, शारीरिक संवेदनाओं के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया, जैसे आवाज़, स्पर्श या रोशनी का मूल्यांकन किया जाता है। 5 जो है समाज में सहभागिता, सोशल इंटरेक्शन, अन्य बच्चों और लोगों के साथ बच्चों की इंटरेक्शन और रिश्ता बनाने की क्षमता की जांच की जाती है। नेक्स्ट जो है कॉग्निटिव और शैक्षिक मूल्यांकन करते हैं, ये भी एक एरिया है। तो कॉग्निटिव एंड एजुकेशनल असेसमेंट और शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। जो बच्चे का प्रोग्रेस है कि उन्होंने कितना सीखा, उनका लेबल क्या है, उसके आधार पर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। 4.3 है इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण क्या है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD वाले बच्चों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण में विशेष रणनीतियाँ और तकनीकें अपनाई जाती हैं जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उनके कौशल को सुधारने के लिए क्या हो सकता है, IEP कर सकते हैं जो उनकी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन की जाती है। ये शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक लक्ष्यों को शामिल करता है इसमें। दूसरा जो है नीड बेस्ड अप्रोच बना सकते हैं, जैसे बच्चों की जो विशेष ज़रूरत है उसको पहचान कर उनके लिए टीचिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बच्चों की गति, किस गति से वो सीखते हैं, तो उनको सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। विशेष शिक्षा में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों के साथ एक एक करके काम करते हैं। बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम या रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। विजुअल एंड ऑडिटरी एड्स, बच्चों को सीखने में सहायता देने के लिए दृश्य सामग्री, चित्र और संकेत का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के उपकरण बच्चों के लिए अधिक प्रभावी और तरीके से मदद करते हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। नेक्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच, बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए और पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देने के विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA जो बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित और सुधारने में मदद कर सकते हैं। ऐसे अप्रोच अपना सकते हैं। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सोशल स्किल ट्रेनिंग, बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए संरचित प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे समूह कार्य, रोल प्ले हो सकता है, सामाजिक गतिविधि या कोई अन्य खेल विधि हो सकता है। मतलब जैसे खेल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, शेयरिंग, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। सेंसरी सेंसिटिविटी प्लान कर सकते हैं, जैसे जो ASD वाले बच्चे हैं उनकी जो विभिन्न संवेदनाएं हैं, ध्वनि, रोशनी और स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता है, इससे ये सुनिश्चित हो सकता है कि उनका शैक्षिक वातावरण जो है आरामदायक और अनुकूल हो। इससे हम ये पता लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग,
बच्चों को वास्तविक जीवन के उपयोगी कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, हाइजीन सिखा सकते हैं, जैसे मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, मनी स्किल्स सिखा सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण जो है बच्चों को स्वतंत्रता की ओर प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है 4.4 टीचिंग मेथड। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए शिक्षण विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हो सकता है, जिसमें हम सबसे पहले इस विधि के व्यवहार को नियंत्रित करने और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। इसमें सकारात्मक पुनर्वलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पुरस्कार और दंड का उपयोग किया जाता है। संवेदनशीलता और दृश्य सामग्री, सेंसरी एंड विजुअल मटेरियल। इस विधि में बच्चों को दृश्य, ध्वनि, स्पर्श आधारित खेल सामग्री के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चों को चित्र, वीडियो या अन्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करके सिखाया जाता है, जिससे वे अधिक तरीके से प्रभावी ढंग से सीख सके। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं। अब इसमें इंटरेक्टिव कौशल सिखा सकते हैं, रोल प्ले, समूह की गतिविधियाँ, या ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रिया होती हैं जो समूह में हम बच्चों के साथ करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके लिए हमने बात कर ली थी, बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें सराहा जा सकता है, सकारात्मक पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ये विधि बच्चों को सही तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। इस विधि में बच्चों को विशेष रूप से संरचित और व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है। ये विधि बच्चों को सीखने के लिए एक निश्चित रूपरेखा और समय सारणी प्रदान करती है, जो उन्हें एक दिशा में काम करने के लिए मदद करती है। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, PECS इसका फुल फॉर्म है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये विधि जो है बच्चों को संवाद करने के लिए, चित्रों का उपयोग करने के लिए करने की सिखाती है। इस प्रणाली में बच्चे अपने भावनाओं और इच्छाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर दे दिए जाते हैं बच्चों को, और उनसे अगर वो जिस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जिस चीज़ को आगे करते हैं, तो इस माध्यम से मतलब जो पिक्चर एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उससे हम उनको सिखा सकते हैं, जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। इंटीग्रेटेड थेरेपी। इस विधि में बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की थेरेपी दी जा सकती है। इसमें संगीत, कला, शारीरिक गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, जिससे बच्चों का जो संपूर्ण विकास है, टोटल डेवलपमेंट है, वो कंप्लीट हो सकता है। ऑटिज्म फ्रेंडली वातावरण। बच्चों को आरामदायक और तनाव मुक्त माहौल में पढ़ाया जाता है। शोर और उत्तेजनाओं से बचने के लिए ध्यान रखा जाता है, जिसमें बच्चे आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकें। टाइम टेबल और रूटीन, मतलब इनका जो टाइम टेबल है और रूटीन, एक उसका शेड्यूल तैयार किया जाता है और उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। 4.5 है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, ASD वाले व्यक्ति को व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कौशल हो गया, कारीगरी हो गया, डेटा एंट्री हो गया, कला, डिज़ाइन, कुर्सी बुनना और कैंडल मेकिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सिखा सकते हैं। तो ये कौशल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं एवं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। स्ट्रक्चर्ड वर्क इन्वायरमेंट। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण में एक व्यवस्थित और नियंत्रित वातावरण तैयार किया जाता है, जो बच्चों को, वयस्कों को अपने कौशल को सीखने और सुधारने में मदद करता है। ये वातावरण शांति और कम उत्तेजना वाले होते हैं, जिससे बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। करियर के अवसर, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर और IT क्षेत्र। ASD वाले बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा एंट्री, ग्राफिक्स डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन जैसे IT क्षेत्र में करियर बनाने के मौके मिल सकते हैं। उनकी तकनीकी दक्षता और विस्तार से ध्यान देने की क्षमता उन्हें इस क्षेत्र में सफल बना सकती है। कला और डिज़ाइन, कला, पेंटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन, शिल्प कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, क्राफ्ट वर्कर्स के रूप में वो अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। दैनिक कार्य सहायता, डेली टास्क असिस्टेंस। अब इसमें ASD वाले बच्चे जो हैं, कुकिंग, सफाई, उसके अलावा जो भी डेली लिविंग की चीज़ें हैं उसको वो कर सकते हैं, उसमें भी उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं। ऑफिस जॉब,
जिसमें डेटा एंट्री हो गया, फाइल प्रबंधन हो गया, प्रशासनिक कार्य जैसे कार्यालय के कार्यों में भी करियर के अवसर मिलते हैं। उनके लिए उच्च स्तर की सटीकता और प्रणालीगत में कामों में अवसर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर हो सकते हैं उनके लिए। एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का व्यवसाय। कुछ ही एचडी वाले व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से काम करने में रुचि हो सकती है। वो अपना छोटा व्यवसाय चला सकते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर सेवाएं या कारीगरी की दुकान, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ग्राफिक और एनिमेशन में काम कर सकते हैं। इसमें करियर बनाने के लिए इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसमें क्रिएटिविटी और तकनीक कौशल का उपयोग करने के अवसर प्रदान होते हैं। उद्यमिता और सामाजिक सेवाएं। समाज कार्य से बच्चा अन्य व्यक्तियों के विशेष आवश्यकताओं के साथ सहायता करना भी एक विकल्प हो सकता है। ये क्षेत्र उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है। तो ये सारी करियर अपॉर्चुनिटी ASD वाले बच्चे चूज कर सकते हैं। फिर है मॉड्यूल 5, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD, नेचर नीड एंड इंटरवेंशन देखना है। तो 5.1 जो है डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। ADHD फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जो ADHD है वो एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। जिसमें क्या होता है? व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। अत्यधिक सक्रियता और आवेग नियंत्रण, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और उनके जो इमोशनल होते हैं वो नियंत्रण करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये समस्याएं बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी भी उम्र में हो सकती हैं। अब ADHD के प्रकार क्या हैं? सबसे पहले अटेंशन डेफिसिट प्रीडोमिनेंट अटेंशन टाइप। तो इस प्रकार के व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। लक्षण क्या है? कामों को अधूरा छोड़ना, गलतियां करना, विवरणों को नज़रअंदाज करना, आसानी से ध्यान भटकना। दूसरा जो है हाइपर इम्पल्सिव प्रीडोमिनेंट हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। तो इस प्रकार में व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय और आवेगपूर्ण होता है। लक्षण क्या होती है? अधिक बातें करना, बैठने में परेशानी, बिना सोचे समझे काम करना, दूसरों के बीच बाधा डालना, ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड टाइप्स। इस प्रकार में दोनों लक्षण होते हैं, यानी व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में भी समस्या होती है और अधिक ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं। लक्षण दोनों प्रकार की समस्याएं एक साथ दिखती हैं। मतलब अटेंशन, ये डोमिनेंट अटेंशन टाइप्स और डोमिनेंट हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, इन दोनों के लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। ADHD के लक्षण जो हैं, ध्यान में कमी, मतलब अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो इन अटेंशन, किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। अब इसमें विवरणों को नज़रअंदाज करना और कार्यों को अधूरा छोड़ना, मतलब जो भी काम दिए जाते हैं उनको अधूरा छोड़ देते हैं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठने में परेशानी होती है, एक ही जगह पर टिक के रहना वो बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी, अत्यधिक सक्रियता, लगातार चलना कूदना या शारीरिक गतिविधि अत्यधिक करना, स्थिर ना बैठ पाना, अक्सर उठना और इधर उधर घूमना, ये चीज़ें हो सकती हैं। आवेग नियंत्रण में समस्या, इम्पल्सिविटी, बिना सोचे समझे निर्णय लेना या काम करना, दूसरों की बातों के बीच में टोकना या बिना अनुमति के कार्य करना, तुरंत प्रतिक्रिया देना या बिना विचार किए कार्यों में लग जाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ADHD की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षा में कठिनाई, जैसे ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। या बच्चों में शैक्षिक प्रदर्शन, मतलब जो इनका शैक्षिक प्रदर्शन है वो प्रभावित होता है। सामाजिक समस्याएं होती हैं। सामाजिक, इसमें क्या होता है? अत्यधिक हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और जो सोशल रिलेशनशिप है उनको बनाने में समस्या होती है। दूसरों के साथ बातचीत करने में असमर्थ होते हैं। आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करना, ये व्यक्ति अस्थिर तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी गतिविधियों में अनियमित होते हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ADHD वाले व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होना, रोना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट है 5.2 टूल्स एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट, जिसमें मूल्यांकन के उपकरण पूछा है। तो इसमें सबसे पहले क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू जो है ये एक सामान्य चर्चा है जिसमें क्या होता है,
एक चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्यक्ति उसके परिवार से जानकारी प्राप्त करता है। मतलब क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या होता है, जो भी चिकित्सक होता है वो फैमिली मेम्बर से जानकारी लेता है। एडीएचडी के लक्षणों और पारिवारिक इतिहास या चिकित्सा इतिहास को जानने में मदद करता है। दूसरा जो है बिहेवियरल असेसमेंट, इसमें व्यक्ति के व्यवहार की निगरानी की जाती है। मतलब उसको मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि ध्यान में कमी, अत्यधिक सक्रियता या आवेग नियंत्रण। ये शिक्षक, माता पिता और अन्य देखभाल करने वाले द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है स्केल्स और चेकलिस्ट। तो इसमें एडीएचडी के लक्षणों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष स्केल्स और चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे कांगर के स्केल, वेस्लर स्केल्स और सेल्फ रिपोर्ट चेकलिस्ट। ये 3 चीज़ें हैं जो इन बच्चों पर, मतलब इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं या चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें मानसिक स्थिति परीक्षण भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिसमें उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है, इमोशन होते हैं या बिहेवियर की जो कंडीशन होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये कर सकते हैं। इन परीक्षण में एडीएचडी के लक्षण का विश्लेषण किया जाता है। ये देखने में मदद मिलती है जो मानसिक प्रक्रियाओं में कोई विशेष कमजोरी है या नहीं। ये कार्यकुशलता, स्मृति और निर्णय क्षमता को मापता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के क्षेत्र, एरिया ऑफ असेसमेंट जो है। तो इसमें किस एरिया में हम असेसमेंट कर सकते हैं, तो पहला है ध्यान एकाग्रता, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने और बिना विचलित हुए कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है इम्पल्स कंट्रोल, आवेग नियंत्रण। ये देखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति अपने कार्य पर कितना नियंत्रण रखता है या बिना सोचे समझे कार्य करता है या नहीं। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी, व्यक्ति की अत्यधिक शारीरिक गतिविधि जैसे अत्यधिक चलना या बैठना, असमर्थ होना, इन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों और बातचीत में सुधार के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि वो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। एजुकेशनल परफॉर्मेंस का हम एक एरिया हो सकता है, जैसे एडीएचडी के जो व्यक्ति होते हैं उनका शैक्षिक प्रदर्शन मूल्यांकित किया जाता है, जैसे पढ़ाई में कितना ध्यान केंद्रित करते हैं, स्कूल के कार्यों को किस तरीके से पूरा करते हैं, उनको समस्या आती है या नहीं आती है। तो इस तरीके से हम शैक्षिक प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करते हैं। इमोशनल स्टेट का भी कर सकते हैं, भावनात्मक स्थिति। तो इसमें व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति, जैसे गुस्सा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, चिंता है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आवश्यक कार्य करने की क्षमता, एग्जीक्यूट फंक्शनिंग, इसमें निर्णय लेना, जो टाइम मैनेजमेंट है, योजनाओं को लागू करने की क्षमता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सारे एरिया हैं जिसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं एडीएचडी के व्यक्ति का। नेक्स्ट है 5.3 इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन। मतलब जो एडीएचडी के बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनके लिए हम इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन कैसे कर सकते हैं, पर्यावरणीय अनुकूलन कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो है तरीका, क्रिएटिंग अ काम एंड ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान में कमी को कम करने के लिए एक शांत और व्यवस्थित वातावरण तैयार करना, जैसे घर या कक्षा का जो माहौल है उसको व्यवस्थित और शांत बनाना। नेक्स्ट, और दूसरा क्या कर सकते हैं, शोर और जितने भी शोर के सोर्सेज होते हैं उनको कम करने के लिए कार्य क्षेत्र को साफ और कम अव्यवस्थित रखा जाता है। नेक्स्ट है दृष्टिगत और श्रवण सहायता, विजुअल एंड ऑडिटरी एड। एडीएचडी वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए दृश्य संकेत और श्रवण तकनीकें जैसे संकेतक बोर्ड, समय प्रबंधन घड़ी का उपयोग किया जाता है जो उनकी मदद करते हैं। रंगीन पोस्टर, चिन्ह, कैलेंडर का उपयोग अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, जैसे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। एक स्टोरी बताती हूँ। हमने एक जगह पे विज़िट किया था, हमारे जब हम बीएड कर रहे थे, तो चेतना स्कूल है लखनऊ में, तो हमने वहाँ पे जाके विज़िट किया। तो वहाँ पे एक हाइपर एक्टिव बच्चा था। मैंने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ था, थोड़ा उसका कलर ज़्यादा डार्क था। जब उसने देखा तो वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया कि मुझे उस क्लास से निकलना पड़ा।
तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए उस माहौल को उनके, क्योंकि मुझे उससे पहले नहीं पता था कि इन चीज़ों की वजह से मतलब इतना ज़्यादा वो हो सकता है। तो हम उनके लायक माहौल बना सकते हैं। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट एडॉप्टेशन। समय के प्रबंधन के लिए टाइम टेबल शेड्यूल का पालन किया जाता है। काम को मतलब जो भी काम होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करवा सकते हैं, ताकि व्यक्ति ध्यान केंद्रित रख सके और थकान से बच सके। शारीरिक गतिविधि और विश्राम, छोटे छोटे ब्रेक दिए जाते हैं। जब भी कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो उनको छोटे छोटे ब्रेक दिए जाते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग हो सके। चलने या हल्की शारीरिक गतिविधि करने में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। शोर और उत्तेजनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब जो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है या फिर जो शोर होता है, उसकी जो उत्तेजनाएं होती हैं उसको कम कर सकते हैं। जैसे जहाँ से शोर आ रहा है उस तरफ वहाँ बंद करवा सकते हैं, या कुछ ऐसा लगा सकते हैं जहाँ मतलब एक साउंड प्रूफ रूम उनके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी इन अप्रोच, मतलब लचीली समय सीमा कार्य प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे व्यक्ति को दबाव का अनुभव ना हुआ हो। मतलब अगर हम कोई काम देते हैं और वो नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि उनको डांटना है, फ्लैक्सिबल रहना है कि अभी नहीं किया तो थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक समर्थन, शिक्षक, परिवार और सहकर्मियों में मानसिक और शैक्षिक समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है ADHD वाले व्यक्ति को उसकी कठिनाइयों के बावजूद समर्थन और मार्गदर्शन मिले। नेक्स्ट है 5.4 इंस्ट्रक्शनल मेथड ADHD के लिए शिक्षण विधियों मतलब शिक्षण विधियाँ। तो इसमें इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर ADHD, अब कौन कौन सी शिक्षण में विधियाँ हैं तो वो देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग, जिसमें क्या होता है, शिक्षा को सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक व्यवस्था से होता है और चरणबद्ध मतलब सीक्वेंस, क्रम से होता है, एक के बाद एक स्टेप वाइज स्टेप करते हैं, जिसमें कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर समझाया जाता है, ताकि छात्र धीरे धीरे सीख सके। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम विजुअल ऐड दे सकते हैं, जैसे चित्र है, चार्ट है, ग्राफ है, पोस्टर है। इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो बच्चा है उसका ध्यान केंद्रित हो सके। समय प्रबंधन के लिए टाइम टेबल, घड़ी या अन्य कोई चीज़ संकेत में दिए जाते हैं। मल्टी सेंसरी शिक्षण कर सकते हैं, जिसमें सुनने, देखने और गतिविधि करने मतलब गतिविधि करके वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें लेखन, चित्रांकन और शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो उनकी सराहना करनी कि बहुत अच्छा काम किया है आपने। ब्रेक और शारीरिक गतिविधि, मतलब ज़्यादा उन्होंने अगर काम कर लिया तो उसके बीच बीच में ब्रेक दे देते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा ख़त्म नहीं हो। लचीली समय सीमा, मतलब जो भी हम टाइम लिमिट देते हैं वो फ्लैक्सिबल होनी चाहिए। मतलब सीमा निर्धारित की जाती है, ताकि छात्रों पर दबाव ना पड़े, तो आराम से काम को पूरा कर सकें। और जब वो आराम से काम को पूरा करते हैं तो क्या होता है, उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सोशल स्किल ट्रेनिंग, छात्रों को समूह में काम करने, दूसरों से बात करने और अच्छे सामाजिक व्यवहार सिखाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके जो सामाजिक संबंध हैं, उनके जो दोस्तों के समूह हैं, उसमें जो रिलेशन है उनको सुधारने में मदद कर सकते हैं हम। टीम आधारित शिक्षा, टीम बेस्ड लर्निंग, इसमें समूह की जो गतिविधियां हैं, सहयोगी कार्य हैं, उनको सीख सकते हैं, एक दूसरों से सीखते हैं ध्यान के, और उससे क्या होता है, उनका सोशलाइजेशन अच्छा होता है, टीम वर्क की भावना विकसित होती है। 5.5 है बिहेवियर मैनेजमेंट मेथड। तो इसमें कौन से मेथड हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ADHD के लिए प्रमुख व्यवहार प्रबंधन विधियाँ जो है, सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। संगठित दिनचर्या, मतलब जो भी दिनचर्या है उनको व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए, ताकि बच्चा समय का सही उपयोग कर सके, उसे पता हो कि कब क्या करना है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ का एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए।
स्पष्ट दिशा निर्देश, क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड बाउंड्रीज, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हों बच्चे को वो क्लियर हो, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरीके से और क्या है, किस तरीके से वो अपने नियमों का पालन कर सकते हैं, और नियम जो हैं वो स्पष्ट रूप से बताए जाएं। ब्रेक और विश्राम का टाइम देना चाहिए। अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो नकारात्मक पुनर्बलन भी होना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन ज़रूरी नहीं है कि कोई उसे मारे। ये है कि कभी-कभी मतलब आपने ये नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, या ये कर सकते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य सेट करना, उनके जो भी गोल हैं, छोटे बच्चों के लिए छोटे स्पष्ट मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जब बच्चा लक्ष्य पूरा करता है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है और उसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। भावनात्मक सपोर्ट, बच्चे को समझाया जाता है कि उसके व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण है। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो उसे समझा सकते हैं कि आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो, इससे दूसरों को वो होता है, मतलब ये अच्छा नहीं है, ऐसे करके समझा सकते हैं। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे बच्चों को सामाजिक व्यवहार, दूसरों से बातचीत कैसे की जाती है, शिष्टाचार के बारे में सिखाया जाता है, एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं, नहीं है तो भी अच्छी बात है। और B8 का पेपर कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे B9 का। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी बता सकता है मुझे। शुक्रिया।